अनाथ बेटियों की पानी पूरी सफलता। पूजा और गीता दोनों बहनें थी। पूजा 12 साल की और गीता 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों अनाथ थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। गीता, जा छत से कपड़े उतार के ले आ, बाहर बारिश होने वाली है। गीता बाहर जाती है तो बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो बारिश को देखकर वापस आ जाती है। शीला का अपना भी 7 साल का बेटा था। माँ, गोलगप्पे कब आएंगे? मुझे अभी खाने हैं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा, वो पूजा आती योगी लेकर, कब से तो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक होटल से नहीं आई। इनको फोन करके पूछती हूँ वो वहां पहुंची भी है या इधर उधर ही घूम रही है कहीं। जी, ये पूजा को गोलगप्पे और खाना लाने भेजा था आपके पास, पता नहीं कहाँ रह गई, वहां पे है क्या? हाँ हाँ, पूजा खाना और गोलगप्पे लेके गई है। वो बारिश हो रही है, शायद इसलिए कहीं रुक गई होगी। ऐसा बोलकर अशोक फोन काट देता है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा धुल जाना था इसने, न जाने कब आएगी। यहाँ कब से राजू को गोलगप्पे की भूख लगी है और अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। शीला देखती है तो गीता अभी भी वहीं खड़ी थी। तू अभी तक मेरा मुंह देख रही है? जा कपड़े उतार कर लेकर आ। गीता डरते हुए फिर से जी चाची बोलकर बाहर चली जाती है। गीता बाहर जाती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्या करूं, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन कपड़े नहीं उतारूंगी तो चाची बहुत मारेगी। गीता तेज बारिश में ही छत पर जाती है और कपड़े उतार कर ले आती है। तभी पूजा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे गीता देख, तू तो पूरी तरह से भीग गई है, दे मेरे पास दे कपड़े। दीदी, आप भी तो पूरी तरह से गीली हो गई हो। मैं चाचा जी के पास गई थी गोलगप्पे और खाना लाने के लिए। गोलगप्पे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज गोलगप्पे खाएंगे। दे मेरे पास दे कपड़े और ये सामान चाची के पास पकड़ा दो। गीता गोलगप्पे और खाना लेकर चाची के पास दे आती है। एक तो इतनी देर लगा दी आने में, ऊपर से गोलगप्पे भी टूटे हुए लग रहे हैं। तुम दोनों बहनें एक भी काम करने के लायक नहीं हो, पता नहीं आगे जाकर क्या करेंगी। जा, आप किचन में बर्तन ऐसे ही पड़े, साफ कर ले जाके। पूजा किचन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। राजू और शीला गोलगप्पे खा रहे थे। गीता का भी गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और वो उन दोनों के पास जाती है। चाची, मुझे भी एक गोलगप्पा दो ना। गोलगप्पा चाहिए इस भिखारन को, अब तो ये कोई चीज सुकून से भी नहीं खाने देते। और शीला गीता को चांटा मारकर वहां से भेज देती है और गीता रोने लगती है। गीता की आवाज सुनकर पूजा किचन से बाहर आती है। क्या हुआ गीता? दीदी, चाची ने मुझे चांटा मारा। चाची जी, आपने गीता को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा और ना ही तुम इस घर के अंदर आओगी। चलो घर से बाहर निकलो। और वह पूजा और गीता को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वह पहले ही बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची, गीता को अंदर ही रहने दो, मैं बाहर रुक जाती हूँ। लेकिन शीला उनकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। क्यों मारा था चाची ने तुम्हें? दीदी, मुझे पानी पूरी खानी थी, मैंने चाची से एक पानी पूरी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। तो तुम मुझे बोलती, मैं तुझे पानी पूरी खिला देती। पता है, जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पापा के साथ पानी पूरी बनाई है। मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। पूजा और गीता के पिताजी का अपना एक होटल था, लेकिन उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके जाने के बाद शीला और उनके चाचा ने ही होटल और घर को संभाल लिया था। अब शीला उनकी बेटियों से ही घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर पूजा और गीता बारिश में भीग रहे थे। तभी कुछ देर बाद अशोक भी होटल से घर आ जाता है। अरे तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो घर के अंदर चलो।
चाचा जी, वो चाची ने हमें अंदर आने से मना किया है। तभी शीला उनकी बातें सुनती है। हाँ हाँ, अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन दोनों को बाहर ऐसे क्यों खड़ा किया है? देखो ठंड से कैसे कांप रही हैं दोनों। आप तो बस ना रहने ही दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। अगर आज ये दोनों अंदर आएंगी ना तो मैं और अपने बेटे को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, अरे मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ठंड से बीमार हो जाएंगी दोनों, फिर इलाज भी तो हमें ही करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, बुला लूंगी अंदर। 1 घंटे के बाद राजू बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोल दे अंदर आने को और बर्तन कर देंगी आकर। माँ ने बोला है अंदर आ जाओ और जाके बर्तन साफ करो। पूजा और गीता अंदर आ जाते हैं और बर्तन साफ करने लगते हैं। एक दिन शीला किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ हाँ, सारा काम कर लेती हैं, तुम बस कल पूरे पैसे लेकर आना, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। पूजा शीला की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि वो किससे बातें कर रही थी। अगले दिन गीता और पूजा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाजार से नए कपड़े लेने जाएंगे। नए कपड़े? ठीक है चाची जी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। गीता और पूजा अपनी चाची के साथ चल पड़ते हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। शीला उन दोनों को एक दुकान पर बैठने को बोलती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आता है और बोलता है, तुम दोनों पूजा और गीता हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। क्या चाची जी ठीक तो है ना? और वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। अंकल, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये दूसरा रास्ता है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, हम दोनों खुद ही घर चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे। पूजा सब समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पूजा उस आदमी को जोर से धक्का देती है और खुद वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। वो आदमी बहुत ढूंढता है, लेकिन पूजा और गीता उसे नहीं मिलते और वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो शीला उनकी चाची सही सलामत घर पर थी और वो किसी से फ़ोन पे गुस्से से बात कर रही थी। वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, तुम उन दोनों को भी नहीं संभाल पाए, जाओ और ढूंढो उनको, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे, इसलिए वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जल्दी खाना खाएंगे। रात का समय हो गया था और चलते चलते उनको एक छोटा सा घर दिखता है। वह दोनों उस घर में जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह उस औरत को सारी बात बताते हैं। वह औरत दोनों बहनों को खाना खिलाती है। आप हमें कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास रहने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह वह बूढ़ी औरत पानी पूरी बना रही थी। आप पानी पूरी बनाती हो? हाँ, तुम्हें पसंद है पानी पूरी? मुझे तो बहुत पसंद है। और वो औरत पानी पूरी बनाकर बेचा करती थी। मैं भी पानी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन आपसे भी सीखना चाहती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, क्या आप हमें भी ये काम सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह बूढ़ी औरत अपने तरीके से भी पूजा को पानी पूरी बनाना सिखाती है। अब पूजा 2 तरह की पानी पूरी बनाने लगी थी। क्या मैं भी आपके साथ पानी पूरी बनाकर बेच सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बेच सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सामान भी तो चाहिए ना। हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है, पर पिताजी ने हम दोनों बहनों को सोने की बालियां डाली है, क्या हम इसे बेचकर सामान ले सकते हैं? और वह उस औरत के साथ जाकर अपने सोने की बालियां बेच देती हैं और कुछ सामान ले आती हैं।
अगले दिन पूजा और गीता थोड़े से गोलगप्पे बनाती हैं और उसे शहर में बेचने जाती हैं और उस दिन उन दोनों के बनाए हुए सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है, मजा ही आ गया। कल को हम और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे गीता। हाँ दीदी, कल तो हमारी सारी पानी पूरी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अगले दिन दोनों बहनें और ज्यादा पानी पूरी बनाती हैं और अलग अलग तरह से भी पानी बनाती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। धीरे धीरे उनके पास लोगों की लाइन लग जाती है और उनकी अलग अलग तरह से बनाई पानी पूरी की बातें पूरे शहर में होने लगती हैं। अब लोग दूर दूर से उन दोनों बहनों की पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। तुम तो मुझसे भी बढ़िया पानी पूरी बनाने लगी हो। शाबाश बेटा, तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। इस तरह कुछ ही सालों में वो अपनी पानी पूरी की दुकान कर लेते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह की पानी पूरियाँ बनाते थे। लोगों को उनकी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी थी। मीना, क्या कल तुमने फसलों को खाद दिया था? हाँ भैया, मैंने सारी फसलों में खाद डालकर पानी डाल दिया था। आप चिंता मत करिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वहाँ राजू और मीना रहते थे। दो मेहनती भाई बहन जो अपने खेत को प्यार करते थे। दोनों जैसे ही अपने खेत पर पहुँचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे टमाटर लाल रंग के थे। वाह, बहुत सुंदर है। पर भैया, ये अचानक से हमारी फसल को क्या हो गया? क्या किसी कीड़े ने ये हाल किया है? मैंने तो सबको अच्छे से ख्याल रखा था, फिर इनका रंग ऐसे कैसे हो गया? राजू एक टमाटर के नजदीक जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, ये किसी कीड़े का काम नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारे टमाटर तो यूं मालूम होते हैं कि सोने के बने हैं। क्या कह रहे हो भैया आप? सोने के टमाटर? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खेत में सोने के टमाटर कहाँ से आए? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए? पर अगर हमने किसी को बताई तो खेत में तो लूट मच जाएगी। हमें बूढ़े बाबा की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि ये सब कैसे हुआ है और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। राजू एक टमाटर तोड़ के अपने पास छुपा लेता है और मीना से कहता है, मीना, तुम यहाँ रहकर टमाटरों की देखभाल करो। मैं बूढ़े बाबा की सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है भैया, आपको जैसा अच्छा लगे। संभल कर जाना और जल्दी आना। राजू बूढ़े बाबा की सलाह लेने जाता है। जैसे ही राजू खेत से निकलता है, तब पेड़ के पीछे छुपा जादूगर जग्गा सोचता है, अरे ये दोनों मुझसे पहले खेत पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये तरकीब सफल हो जाएगी, पर ये तो कमाल हो गया। ये टमाटर तो सचमुच सोने के बन गए। मेरी जादूगरी तो सचमुच कमाल की है। बस अब मुझे अपने टमाटर इनसे छीनने होंगे। जग्गा राजू के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही राजू बूढ़े बाबा की कुटिया के सामने पहुंचता है, जग्गा पीछे के रास्ते से कुटिया में प्रवेश करता है और बूढ़े बाबा का रूप लेकर बैठ जाता है। राजू कुटिया में प्रवेश करता है। बूढ़े बाबा की जय हो। बम बोले, बम बोले। अरे राजू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बाबा, आज तो एक बहुत आश्चर्यचकित घटना हो गई। हमने अपने खेत में जो टमाटर लगाए थे, अचानक से वो सारे सोने के हो गए हैं। मुझे और मीना को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई सुझाव दीजिए। बम बोले, बम बोले, सब भोले की कृपा है। तुम एक काम करो, सारे टमाटर तोड़कर यहाँ ले आओ। हम उसे गांव वालों में बांट देंगे, जिससे कि सबका उद्धार होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और राजू वहां से चला जाता है।
जग्गा अपने वेश में वापस आता है। आखिरकार सोने की मुर्गी हाथ लग ही गई। इतने सालों से इस बूढ़े बाबा का किरदार निभाकर इन सबके ऊपर इतना विश्वास बनाया है। सालों पहले जब इन गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अब ये सारे टमाटर लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। असल में जग्गा एक शैतान जादूगर होता है जो कि लोगों का नुकसान करता था, जिस वजह से उसे गांव वालों ने निकाल दिया था। वो लोगों की फसलों पर अलग अलग तरकीब आजमाता था, जिससे कई बार गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बार उसकी तरकीब काम आ गई थी, पर वह अपनी असली रूप में नहीं आ सकता था। राजू खेत में पहुंचता है और मीना के साथ मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरे गांव में ये हल्ला करवा देता है कि उसके खेत में सोने के टमाटर हुए हैं और वो सबको एक एक टमाटर बांटेगा, जिससे कि गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे तो खुशी है कि हमारी फसल से पूरे गांव का उद्धार होगा भैया। बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। हाँ मीना, अब जल्दी चलो, गांव वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मीना और राजू सारे टमाटर लेकर बूढ़े बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। सारे गांव वाले कुटिया के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्या सच में टमाटर सोने के हैं? हमारे गांव में ऐसा चमत्कार कैसे? क्या सच में ये सच है? जी, बूढ़े बाबा आकर आपको सब कुछ बताएंगे। बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। गांव वालों, आज आपके गांव में एक चमत्कार हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। इसमें आपका कोई हक नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, सालों पहले आपने एक ऐसे ही जादूगर जिसने कहा था कि वो सोने की फसल उगा सकता है और एक दो बार वो असफल हुआ तो उसे आप लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था। ये आप क्या कह